एक बार फिर से स्वागत है सभी का अपने YouTube चैनल श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन भादरा पे। मैं योगेश जहांगीर इकोनॉमिक्स BSc एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर के बारे में अपनी चर्चा कर रहे थे, और उस चर्चा के साथ साथ एक चीज़ और, जो राज्य सरकार द्वारा कोविड को लेकर विद्यालयों महाविद्यालयों को खोलने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है। तो बहुत जल्द आप और हम ऑफलाइन के माध्यम से अध्ययन कार्य को वापस से प्रारंभ करेंगे। आज अपने चर्चा करेंगे अपने आगामी टॉपिक के बारे में। जो हमने टॉपिक पढ़ा था उस टॉपिक के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक जो अपने आता है वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत सूक्ष्म और व्यापक अर्थशास्त्र, वास्तविक एवं आदर्श विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्र, आर्थिक सिद्धांतों की प्रकृति और विवेकशील प्रत्यांश है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थशास्त्र की दो शाखाएं दी गई हैं। जिस प्रकार आपने अन्य विषयों के अंतर्गत पढ़ा होगा उसकी कुछ ब्रांचेज हैं, कुछ शाखाएं हैं। जिस प्रकार भूगोल में भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बारे में चर्चा करते हैं, इसी प्रकार अर्थशास्त्र के अंतर्गत भी अर्थशास्त्र की दो शाखाएँ हैं। अध्ययन की दृष्टि से इसे दो भागों में बांटा गया। सबसे पहले बात करूं मैं तो अर्थशास्त्र के दो भागों की, तो सबसे पहले आता है आप लोगों के व्यष्टि या सूक्ष्म या माइक्रो। आप लोगों ने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा होगा माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किस लिए होता था? सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए। तो वही चीज़ अध्ययन के रूप में किस तरीके से अर्थशास्त्र में पढ़ी जाती है, इसकी चर्चा अपने व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करेंगे। दूसरा जो हिस्सा रहता है इसका समष्टि रहता है। समष्टि का मतलब ऐसे होता है व्यापक या मैक्रो। मैक्रो का मतलब व्यापक क्षेत्र, यानी किसी चीज़ का अध्ययन जब हम बड़े रूप में करते हैं, बड़े क्षेत्र में करते हैं, तो वो चीज़ आपके समष्टि के अंतर्गत मापी जाती है। तो आज अपनी चर्चा करेंगे अर्थशास्त्र के दो भागों की, एक तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की और एक है समष्टि अर्थशास्त्र की। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत विषय बिंदु कौन से रहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत विषय वस्तु कौन से रहते हैं। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को बताना चाहूँगा, व्यष्टि का मतलब आपका छोटे स्तर पर किसी भी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है, जबकि विस्तृत स्तर पे किसी चीज़ का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। आगे चर्चा करते हैं सबसे पहले अपने व्यष्टि अर्थशास्त्र की। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र किसी बिंदु विशेष, किसी इकाई विशेष का अध्ययन करवाने का कार्य हमें करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मुख्य रूप से आप लोगों के वस्तु कीमत का निर्धारण, वस्तु कीमत निर्धारण की अगर अपने बात करें तो किसी वस्तु के निर्माण के बाद बाजार में उसका क्या मूल्य होगा, यानी एक उपभोक्ता द्वारा किन कीमतों पर उसे खरीदा जा सकता है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन अपने किसके अंतर्गत करते हैं? वस्तु की कीमत निर्धारण के अंतर्गत करते हैं। इसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो होता है उपभोक्ता के उपभोग का सिद्धांत और दूसरा है उसके लागत का सिद्धांत, यानी उत्पादन लागत का सिद्धांत। अगर मैं बात करूं आप लोगों के उपभोक्ता व्यवहार की या उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत की, तो उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत से तात्पर्य यहाँ पे किसी वस्तु विशेष को उपयोग करने के पीछे के जो उपयोगिता होती है वो उपयोगिता एक उपभोक्ता के व्यवहार से जुड़ी हुई होती है। अपने आम जीवन के अंतर्गत इस बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं, क्योंकि व्यक्ति विशेष की जो आवश्यकताएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। हर व्यक्ति की अलग अलग इच्छाएं होती हैं। किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है। आवश्यक नहीं कि जो चीज़ मेरे लिए उपयोगी है वो आपके लिए उपयोगी हो। एक समय विशेष के अंतर्गत उपयोगिताओं और इच्छाओं में परिवर्तन होता रहता है। जिस प्रकार छोटे बच्चे के लिए खिलौने उपयोगी हैं, लेकिन एक वयस्क व्यक्ति के लिए उन खिलौनों का कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार आप लोगों के जो कीमत निर्धारण का जो सिद्धांत है, उस कीमत निर्धारण सिद्धांत के अंतर्गत आप लोगों के उपभोक्ता का व्यवहार है वो सबसे महत्वपूर्ण रहता है। उपभोक्ता व्यवहार की मैं बात करूं तो उपभोक्ता व्यवहार किसी वस्तु के प्रति उसकी उपयोगिता का सर्जन होता है। अगर किसी वस्तु का उपयोग उपभोक्ता के जीवन के अंतर्गत रहता है तो उस परिस्थिति के अंतर्गत उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदने के लिए तत्पर रहेगा। दूसरी बात करूं मैं उत्पादन लागत की, तो किसी वस्तु के निर्माण के पीछे उसका खर्च जुड़ा हुआ होता है। आप बाजार से किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उस वस्तु के अंतर्गत उसके उत्पादन प्रक्रिया के दौरान किया गया खर्च उसकी उत्पादन लागत कहलाती है। अब उत्पादन लागत आप लोगों के कच्चे माल से लेकर एक दुकानदार तक पहुंचने तक की अवधि
जो रहती है उस अवधि के दौरान जितने भी जो खर्च उस वस्तु पे किए जाते हैं वो सभी खर्च किसके अंतर्गत आते हैं? आप लोगों के उत्पादन लागत के अंतर्गत आते हैं। उत्पादन लागत की अगर अपने बात करें तो इसको फैक्टोरियल कॉस्ट भी बोला जाता है। फैक्टोरियल कॉस्ट का मतलब आप लोगों के होता है साधन लागत बोल सकते हैं। अब साधन लागत का मतलब क्या होता है भी? एक उत्पादक द्वारा उत्पादन के अंतर्गत जितने भी जो माध्यम इस्तेमाल में लिए जाते हैं वो उसकी क्या कहलाती है? साधन लागत कहलाती है। जिस प्रकार एक किसान खेती करता है, अब खेती कार्य के लिए उसके उपयोग के अंतर्गत जितने भी जो चीज़ें उसने इस्तेमाल में ली है वो उसकी क्या कहलाती है? उत्पादन लागत कहलाती है। जिस प्रकार एक उत्पादक या एक उद्योगपति औद्योगिक प्रक्रिया के अंतर्गत उत्पादन के दौरान जो कच्चा माल खरीदता है वो उसकी उत्पादन लागत होगी। इसके अलावा मशीनों के माध्यम से जो उत्पादन हो रहा है, मशीनों पे जो खर्च आ रहा है वो उसकी उत्पादन लागत होगी। जल की आवश्यकता, जल पे किया गया खर्च उसकी उत्पादन लागत हो गई। इसके अलावा विद्युत पे किया गया खर्च उसकी उत्पादन लागत हो गई। उस कार्य में लगे हुए मजदूर या किसी प्रकार के कर्मचारी जो उनको वेतन दिया जाता है वो उसकी उत्पादन लागत के अंतर्गत आ गया। यानी वे समस्त खर्च जो किसी वस्तु के निर्माण के अंतर्गत एक उत्पादक द्वारा किए जाते हैं वो उस वस्तु के क्या कहलाते हैं? उत्पादन लागत कहलाते हैं। अब उत्पादन लागत और उपभोक्ता व्यवहार की मैं अगर अपने बात करूं तो ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों के किसी वस्तु के कीमत निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर कीमतों का क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है। उच्च कीमतों पर एक उपभोक्ता अगर उसे उपभोग करने की इच्छा नहीं रखता है, यानी उसका इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता है, तो उस परिस्थिति के अंतर्गत उस वस्तुओं का उत्पादन किसी भी प्रकार का कोई उपयोग नहीं रहता है। दूसरी तरफ मैं बात करूं साधन लागत की या उत्पादन लागत की, तो उत्पादन लागतें अगर उच्च होती हैं तो उस प्रस्तुति के अंतर्गत वस्तु की कीमतों का निर्धारण भी क्या होगा? उच्च होगा। अगर उत्पादन लागतें निम्न होती हैं तो उत्पादन लागतों की कमी के कारण उस वस्तु की कीमत भी क्या होगी? कम होगी। तो किसी वस्तु के कीमत के निर्धारण में उपभोक्ता व्यवहार और उत्पादन लागत सिद्धांत दोनों महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन्हीं के आधार पर किसी वस्तु का निर्धारण, कीमत का निर्धारण किया जाता है। तो वस्तु विशेष कीमत का निर्धारण आपके किसके अंतर्गत आएगा? व्यष्टि के अंतर्गत, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसी इकाई विशेष का अध्ययन करवाता है। और जब हम किसी वस्तु विशेष के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, उनकी कीमतों के निर्धारण से संबंधित है, तो उस प्रस्तुति के अंतर्गत उस वस्तु विशेष को अपने किसके अंतर्गत रखेंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखेंगे। इसी के संदर्भ में अगर अपने बात करता हूँ दूसरे साधन कीमत निर्धारण। अब साधन कीमत निर्धारण की मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले बात करते हैं कि साधन है क्या, उसका अर्थ क्या होता है। साधन वे माध्यम है जिनके इस्तेमाल से किसी वस्तु विशेष के उत्पादन किया जाता है। अब किसी वस्तु विशेष के उत्पादन के अंतर्गत जिन माध्यमों का हमने इस्तेमाल किया है वो आपके क्या कहलाता है? साधन कीमत निर्धारण कहलाता है। अब साधन कीमत निर्धारण के अंतर्गत उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान मुख्य रूप से 4 कारक होते हैं। एक होता है भूमि, एक होता है मजदूरी, एक होता है लगान और एक होता है लाभ। ये सभी जो हैं वो आप लोगों के उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत उपयोग में लिए जाने वाले साधन या कारक रहते हैं। तो अपने बात करेंगे सबसे पहले मजदूरी का सिद्धांत। तो मजदूरी के सिद्धांत की अगर अपने बात करें तो मजदूरी का जो सिद्धांत है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत है, साधन कीमत निर्धारण के अंतर्गत आता है। मजदूरी का निर्धारण उन्हीं दरों या उन्हीं कीमतों के अंतर्गत किया जाएगा जिससे वस्तु उत्पादन के अंतर्गत है उसको न्यूनतम लागत क्या हो? प्राप्त हो। यानी एक उत्पादक का उत्पादन के पीछे का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, और मजदूरी जो है वो न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करके वो अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करता है। तो मजदूरी जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के निर्धारण के अंतर्गत या मजदूरी के निर्धारण के अंतर्गत अपने जो अध्ययन करते हैं वो आप लोगों के व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पाया जाता है। इसी प्रकार अपने बात करते हैं लगान का सिद्धांत। लगान भूमि पर लगाया जाता है, मजदूरी किस पे आती है? मजदूर को मिलती है, और लगान किस पे लगता है? भूमि पे लगता है। अब लगान की अगर अपने बात करें तो लगान किसी क्षेत्र विशेष पर जो अतिरिक्त कर लगाया जाता है वो क्या कहलाता है? लगान कहलाता है। यानी किसी भूमि या किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत
उस पर लगाया जाने वाला अतिरिक्त भार या अतिरिक्त धनराशि वो क्या कहलाती है? लगान कहलाती है। प्राचीन समय के अंतर्गत आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत किसानों के द्वारा, राजा महाराजाओं द्वारा किसानों के माध्यम से उनसे लगान वसूला जाता था। अब लगान वसूलने की जो प्रक्रिया है वो व्यक्ति विशेष के आधार पर अलग अलग होती है। जो निर्धन है उससे लगान का स्तर अलग रखा जाएगा, उससे ज़्यादा उससे लगान का स्तर अलग रखा जाएगा। सामान्य भाषा में या वर्तमान उदाहरण की अगर अपने बात करें तो अपने इनकम टैक्स या आयकर को इससे संबंधित देखा जा सकता है, क्योंकि इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति विशेष का जो आय का स्तर होता है वो अलग अलग होता है और उसके द्वारा जो टैक्स भरा जाता है, जो पे किया जाता है, वो टैक्स का स्तर भी क्या होता है? अलग अलग होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति की आय का स्तर अलग अलग होने के कारण उनका अध्ययन भी अलग अलग इकाई के रूप में किया जाता है। इसलिए इस वर्ग को अपने किस में रखते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखा जाता है। ब्याज का सिद्धांत, ब्याज के सिद्धांत की अगर अपने बात करें तो ब्याज किस पे लगता है? पूंजी पे लगता है। किस पे लगता है? पूंजी पे। उत्पादन के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है पूंजी, और पूंजी के अभाव में किसी भी प्रकार का कोई उत्पादन संभव नहीं है। कच्चे माल को खरीदने से लेकर मशीनों के उपयोग के साथ एक कर्मचारी के वेतन को देते हुए अंतिम रूप से एक दुकानदार तक पहुंचाने का जो खर्च होता है वो किसके पूर्ण होता है? पूंजी से पूरा होता है। और पूंजी पर क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। अब पूंजी पर ब्याज की अगर अपने बात करें तो व्यक्ति स्तर पे इसका आधार अलग अलग रहते हैं। प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत ब्याज की दरें क्या होती हैं? अलग अलग होती है और उन ब्याज की दरों के अलग अलग होने के कारण उनका अध्ययन इकाई विशेष के आधार पर किया जाता है। आप लोगों ने बाजार के अंदर फाइनेंशियल सिस्टम देखा होगा या ऐसी कंपनियां आप लोगों ने देखी होगी जो फाइनेंस यानी वित्त उपलब्ध करवाने का कार्य करती है, और प्रत्येक कंपनी का जो आधार होता है वो अलग अलग होता है इन ऋणों को उपलब्ध करवाने का। तो ब्याज जो है वो किसका बिंदु है? व्यष्टि अर्थशास्त्र का। लाभ का सिद्धांत, लाभ के सिद्धांत की अगर अपने बात करें तो लाभ किसको मिलता है? साहसी को। साहसी को क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। यानी जो व्यक्ति खतरा लेता है, रिस्क लेता है, उस व्यक्ति को हमेशा क्या मिलता है? लाभ मिलता है। किसी व्यापारी द्वारा किया गया व्यापार एक अनिश्चितताओं के अंतर्गत किया जाता है कि आने वाले समय के अंतर्गत उसको लाभ होगा या नहीं होगा। अगर उसे लाभ प्राप्त होता है तो उस लाभ का आधार उसके पीछे का उसका जुड़ा साहस है। अगर वो किसी प्रकार के उत्पादन में किसी प्रकार का साहस नहीं करता है या उसमें किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट खर्च नहीं करता है तो उस परिस्थिति के अंतर्गत उसका लाभ उसे प्राप्त नहीं होगा। तो लाभ कब प्राप्त होगा? जब एक उत्पादक द्वारा उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जो साहस अपनाया जाता है उससे उसको क्या होता है? लाभ प्राप्त होता है। तो बात कर रहे थे अपने वस्तु कीमत निर्धारण की और साधन कीमत निर्धारण की। वस्तु कीमत निर्धारण उपभोक्ता व्यवहार और उत्पादन लागतों के आधार पर निर्भर होता है, जबकि साधन कीमत का निर्धारण जो होता है आप लोगों के मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ, इन समस्त चीज़ों का योग जो होता है वो आप लोगों के क्या कहलाता है? साधन लागत कहलाता है। यानी एक उत्पादन प्रक्रिया के दौरान कच्चे माल से लेकर उसके अंतिम रूप तक तैयार होने के लिए जितने भी जो माध्यम अपनाए जाते हैं उन पे जितने भी जो खर्च किए जाते हैं वो आपकी क्या कहलाती है? साधन कीमतें कहलाती है या फैक्टोरियल कॉस्ट कहलाती है। आगे चर्चा करते हैं अपने व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। आर्थिक कल्याण की अगर अपने बात करें तो कल्याण धन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? धन से जुड़ा है। जब तक व्यक्ति विशेष के पास पर्याप्त धनराशि नहीं होगी उसके कल्याण की संभावनाएं बिल्कुल कम होंगी। यानी उसको मानना मूर्खतापूर्ण होगा जब तक उसके पास पर्याप्त साधन नहीं होते। तो यहाँ पर आर्थिक कल्याण का मतलब व्यक्ति विशेष के अंतर्गत जो अंतर पाया जाता है, जो निम्न वर्ग है, उच्च वर्ग है, मध्यम वर्ग है, प्रत्येक वर्ग का जो आय स्तर वो क्या होता है? अलग अलग होता है। और उन आय स्तर के आधार पर उनका कल्याण का स्तर भी क्या होता है? अलग अलग होता है। जिस प्रकार धनी लोग होते हैं उनके कल्याण का स्तर उच्च होता है, जो निम्न वर्ग होते हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, उनके कल्याण का स्तर अलग अलग होता है।
तो प्रत्येक व्यक्ति की आय के आधार पर उसके कल्याण का निर्धारण होता है और कल्याण के निर्धारण के लिए हमें उनके अलग अलग क्षेत्रों के बारे में उसका क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। और जब हम इकाई विशेष के आधार पर अध्ययन करेंगे तो वो अध्ययन किसके अंतर्गत आएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ा व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में और व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र इकाई विशेष का अध्ययन है और उस इकाई विशेष के आधार पर जितने भी जो क्षेत्र इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं वो सभी व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होंगे। जिस प्रकार चाहे आपके वस्तु कीमत के निर्धारण की बात करूं, चाहे साधन कीमत निर्धारण की बात करूं, चाहे आर्थिक कल्याण के सिद्धांत की बात करूं। अगर आपसे पूछा जाता है कि वस्तु कीमत निर्धारण के अंतर्गत कौन से दो तत्व महत्व रखते हैं, तो एक उपभोक्ता का व्यवहार और उसके अलावा उत्पादन लागत। एक उपभोक्ता का व्यवहार और उत्पादन लागत किसी वस्तु के कीमत के निर्धारण में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। जब तक बाजार में किसी वस्तु की मांग नहीं होगी तब तक उस वस्तु का उत्पादन नहीं किया जा सकता या उनकी कीमतों का निर्धारण नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार एक उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत जो खर्च किया जाता है उस खर्च के आधार पर ही आपकी किसी वस्तु विशेष की कीमतों का क्या होता है, निर्धारण होता है। तो ये इकाई विशेष से जुड़ा हुआ है। दूसरी ओर तरफ बात करूं मैं अपने साधन कीमत निर्धारण, तो साधन कीमत निर्धारण के अंतर्गत हमने 4 चीज़ें पढ़ी। साधनों का मतलब यहाँ पे उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत इस्तेमाल किए गए माध्यमों से। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र हो या इंडस्ट्रियल एरिया हो, तो दोनों ही जो चीज़ें हैं उन दोनों चीज़ों के अंतर्गत ये कारक महत्वपूर्ण रहते हैं। चाहे अपने बात करें भूमि की, तो भूमि भी क्या एक उत्पादन कारक है। अब भूमि उत्पादन कारक कृषि क्षेत्र के अंतर्गत तो आप लोगों को पता है कि समस्त जो क्रियाएं होती हैं वो भूमि पर की जाती हैं। इसके अलावा जितने भी जो उद्योग धंधे हैं उन उद्योग धंधों की स्थापना भी भूमि पर की जाती है। अब भूमि के उपलक्ष्य में या भूमि के एवज में जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है, भूमि के एवज में अपने को क्या मिलेगा, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि भूमि के एवज में हमें क्या मिलता है, लगान मिलता है। दूसरी तरफ मैं बात करूं तो एक मजदूर की, तो किसी कार्य के अंतर्गत या उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है व्यक्ति विशेष मानव, और उस मानव का स्वरूप मजदूर के रूप में या एक कर्मचारी के रूप में उत्पादन में इस्तेमाल में लिया जाता है। तो उसको जो प्राप्त होती है वो मजदूरी होती है। एक व्यक्ति विशेष के आय के स्तर का निर्धारण या उसके आंकलन की अगर अपने बात करें तो इकाई विशेष का अध्ययन इसलिए व्यष्टि में होगा। इसी प्रकार ब्याज का सिद्धांत, लाभ का सिद्धांत, ये सभी जो चीज़ें हैं वो आपकी व्यष्टि में अध्ययन की जाती हैं। किसके अंतर्गत है, साधन कीमत। अंतिम रूप से मैंने बताया था आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। आर्थिक कल्याण के सिद्धांत की अगर अपने बात करें तो आर्थिक कल्याण का सिद्धांत है वो किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग बनाता है। जैसे मैंने बताया ऊपर, अपर, मीडियम और लोअर, ये उच्च, मध्यम और निम्न तीनों ही अलग अलग वर्ग हैं और तीनों के अंतर्गत कल्याण का जो स्तर होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि इनकम ऑफ सोर्स अलग अलग होते हैं, इनकम का जो स्तर होता है वो अलग अलग होता है। और कल्याण किस पर निर्भर करता है, आप लोगों के आर्थिक का मतलब है धन, धन पर निर्भर करता है कल्याण। तो प्रत्येक व्यक्ति का आय का स्तर अलग अलग होता है और उनके कल्याण का स्तर भी अलग अलग होता है, इसलिए इनका आधार जो रहता है वो अलग अलग रहता है। तो इसका अध्ययन अपने व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। अभी व्यष्टि अर्थशास्त्र के बाद इसकी दूसरी जो शाखा आती है उसकी चर्चा करते हैं। दूसरी शाखा के अंतर्गत आप लोगों के समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में दिया गया है। समष्टि अर्थशास्त्र के संदर्भ में अगर अपने बात करें तो समष्टि जो अर्थशास्त्र है वो व्यष्टि का व्यापक रूप है। व्यष्टि का क्या है, व्यापक रूप है। अब व्यष्टि के संदर्भ में अपने बात करेंगे तो इसके अंतर्गत आप लोगों के समष्टि जो इकाई विशेष का अध्ययन था और व्यष्टि जो इकाई विशेष का अध्ययन था वो समष्टि किस रूप में हो जाएगा, समूह के रूप में। यह इसको बोलते हैं व्यापक। अब समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र रहते हैं, तो सबसे पहले आता है आय व रोजगार का सिद्धांत। आय दो तरीके की होती है, एक तो होती है पर कैपिटल इनकम और एक होती है नेशनल इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय। अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करेंगे तो उसका अध्ययन होगा व्यष्टि में। अगर जब बात करेंगे संपूर्ण देश की राष्ट्रीय आय की तो उसका अध्ययन होगा समष्टि के अंतर्गत। तो अध्ययन क्षेत्र आपको याद रखना है, भी इसमें भी आपने पढ़ा आय के बारे में, लेकिन यहाँ पे आय का जो स्तर है वो इकाई विशेष के अंतर्गत है, जबकि इसके अंतर्गत आय व रोजगार जो है वो समष्टि के अंतर्गत आता है। क्योंकि आय जो है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है प्रति व्यक्ति और दूसरी होती है राष्ट्रीय आय।
अब प्रति व्यक्ति आय तो हो गया किसका, व्यष्टि का, जबकि राष्ट्रीय आय किसका हो गया, समष्टि का। उसके बाद में आता है सामान्य कीमत तथा कीमत सफीती का सिद्धांत। अब सामान्य कीमत का मतलब होता है जनरल प्राइस। जनरल प्राइस का मतलब होता है वह कीमत जिस पर संपूर्ण मनुष्य या किसी देश के अंतर्गत निवास करने वाले नागरिक उसे खरीदने में सक्षम होते हैं। वो कौन सी कीमत होती है, आपके सामान्य कीमत होती है। सामान्य कीमत का मतलब जनरल प्राइस। जनरल प्राइस है ये एक ऐसी कीमत या किसी वस्तु की कीमत का एक ऐसा निर्धारण है जिसे किसी क्षेत्र के उपभोक्ता खरीदने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। तो उपभोक्ता विशेष नहीं है, यहाँ पे उपभोक्ताओं का समूह है। तो समूह का जब अध्ययन करेंगे तो किस में करेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाएगा। इसी प्रकार कीमत सफीती, कीमत सफीती सफीती और अपसफीती होती है, यानी कीमतों का बढ़ना और कीमतों का घटना। अब कीमतों का बढ़ना और कीमतों का घटना व्यापक रूप से किसी देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालता है, ये किसी व्यक्ति विशेष पर प्रभाव नहीं डालता, ये संपूर्ण देश के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालता है। तो जब समूह के रूप में किसी चीज़ का कोई प्रभाव पड़ेगा तो उसका अध्ययन किस में करेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। आर्थिक विकास का सिद्धांत। अब आर्थिक विकास के सिद्धांत की अगर अपने बात करें तो आर्थिक विकास जो है वो व्यापक है। विकास का मतलब डेवलपमेंट जो होता है वो एक व्यापक शब्द है, यानी किसी व्यक्ति विशेष की यहाँ पे बात नहीं की जा रही, यहाँ पे संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था और वहाँ के निवास करने वाले लोगों के बारे में बात की जा रही है। और आर्थिक विकास तभी संभव है जब नीचे से लेकर ऊपर के प्रत्येक वर्ग को उस चीज़ का क्या पहुंचेगा, लाभ पहुंचेगा। अब सरकार द्वारा जितनी भी जो योजनाएं चलाई जाती हैं उन योजनाओं के पीछे का उद्देश्य होता है जो निम्न वर्ग है उस निम्न वर्ग का उत्थान किया जाए, उसे ऊपर उठाया जाए। अब ऊपर उठाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, उस समूह विशेष का है जो उससे जुड़ा हुआ है। तो हमेशा याद रखना कि आर्थिक विकास का जो सिद्धांत होगा वो किसके अंतर्गत पढ़ा जाएगा, आप लोगों के समष्टि अर्थशास्त्र। वितरण के समष्टि परक। अब वितरण का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट, बांटना। अब सरकार द्वारा या किसी देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जितने भी जो कार्य किए जाते हैं, जितनी भी जो योजनाएं होती हैं, वो योजनाएं वो कार्य किसी व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए न होकर संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए होते हैं, देश के प्रत्येक नागरिक से जुड़े होते हैं। और अब उन चीज़ों का अध्ययन अपने करेंगे, चाहे वो आप लोगों के आय को बांटना हो, चाहे रोजगार को बांटना हो। आय या रोजगार के सिद्धांतों की बात करें, उन्हें व्यापक रूप में बांटा अगर जाएगा तो वो किस में होगा, समष्टि अर्थशास्त्र में। अंतिम आता है व्यापार चक्र, ट्रेड सर्किल। व्यापार चक्र का मतलब क्या होता है, ट्रेड सर्किल का चक्कर क्या होता है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि व्यापार चक्र जो है वो राष्ट्रीय आय के चक्राकार के प्रवाह के रूप में जाना जा सकता है। अब जिस प्रकार सबसे पहले एक उत्पादक द्वारा क्या किया जाएगा, उत्पादन, और एक उपभोक्ता द्वारा क्या किया जाएगा, उपभोग। अब दोनों प्रक्रिया हैं, उन दोनों प्रक्रियाओं के अंतर्गत आप लोगों के उत्पादक का कार्य उत्पादन करना और एक उपभोक्ता का कार्य उपभोग करना। उत्पादक उत्पादन के लिए उपभोक्ता के पास जाएगा और उपभोक्ता उपभोग के लिए किसके पास आएगा, उत्पादक के पास आएगा। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसी प्रकार व्यापार चक्रों के अंतर्गत व्यापार के अंतर्गत आने वाले बदलावों की चर्चा की जाती है। बाजार के अंदर मंदी, तेजी, ये सभी चीज़ें किस में आती हैं, आप लोगों के व्यापार चक्रों में आते हैं। सफीती, अपसफीती, किसी वस्तु का मूल्य गिर जाना, किसी वस्तु के मूल्य का बढ़ जाना, या व्यक्ति विशेष की आय स्तरों में परिवर्तन के कारण बाजार के अंतर्गत जो वस्तुएं हैं उनको कम खरीदना, ज़्यादा खरीदना, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, व्यापार चक्र। तेजी, मंदी, ये दोनों जो हैं वो किसके भाग हैं, व्यापार चक्र के भाग हैं। व्यापार चक्र का मतलब है सफीती और अपसफीती। इसकी चर्चा आगामी कल कक्षा में अपने अगर विस्तृत टॉपिक रहता है उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। सफीती और अपसफीती का मतलब होता है उतार चढ़ाव, यानी मंदी आना और तेजी आना। ये सभी किसका हिस्सा है,
क्योंकि मंदी और तेजी जो है वो कोई व्यक्ति विशेष के लिए लागू नहीं होती, वो संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था पे लागू होती है और वहाँ के समान रूप से नागरिकों पर लागू होती है। तो इसलिए इसे समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखा जाएगा। बीच में अपने रह गया था कि आय व रोजगार के सिद्धांत में एक होता है उपभोग फलन और एक होता है निवेश का सिद्धांत। उपभोग फलन का मतलब है एक उपभोक्ता की आय से, किससे? आय से। अगर उपभोक्ता की आय बढ़ती है और उस उपभोक्ता की आय में वृद्धि के कारण उसकी उपभोग मात्रा में जो अंतर आता है वो क्या कहलाता है? उपभोग फलन। फलन का मतलब होता है परिवर्तन। इसे डेल्टा के रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है। अब दूसरी जो दीजिए इसमें निवेश का सिद्धांत। निवेश की अगर अपने बात करें तो ये निर्भर करता है अपने आय पर, यानी एक उत्पादक द्वारा उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत कितना लाभ प्राप्त किया गया है, उस लाभ के आधार पर उसके द्वारा क्या किया जाएगा? निवेश किया जाएगा। ये दोनों ही जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के आय व रोजगार के सिद्धांत के अंतर्गत रखी जाती हैं और ये सारी चीज़ें अपने व्यापक स्तर पर अध्ययन करते हैं, इसलिए किस में आएगी? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगी। तो याद रखना, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन किन चीज़ों को रखा गया है? आय व रोजगार का सिद्धांत रखा गया है, सामान्य कीमत तथा कीमत स्फीति का सिद्धांत रखा गया है, आर्थिक विकास का सिद्धांत रखा गया है और वितरण के समष्टिपरक सिद्धांत रखा गया है, व्यापार चक्र का सिद्धांत रखा गया है। तो ये सारी जो चीज़ें वो समष्टि अर्थशास्त्र का भाग हिस्सा होती हैं। इसके अंतर्गत अगर अपने बात करें तो दो चीज़ें हमने पढ़ी, व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि और समष्टि की अगर अपने बात करें तो ये अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं और उन दो शाखाओं के अंतर्गत इकाई विशेष से लेकर समूह विशेष तक इसका क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। छोटे स्तर पर इकाई विशेष पर अगर अपने अध्ययन करेंगे तो वो व्यष्टि कहलाएगा और बड़े स्तर पर किसी चीज़ का अध्ययन करेंगे तो समष्टि कहलाएगा। इस चैप्टर के अंदर केवल इनके नाम वगैरह आप लोगों को दिए गए हैं, इनका विस्तृत एक्सप्लेन या विस्तृत व्याख्या इसमें नहीं की गई है। जितना इसका हो सकता था मैंने आप लोगों को बताया। अगर आगामी चैप्टर या आगामी अध्याय के अंतर्गत ये टॉपिक्स रहते हैं तो इनकी विस्तृत चर्चा और ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने करेंगे। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया आप लोगों को समझ में आएगा। अगर नहीं भी आया है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी समस्या रख सकते हैं। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए विषय नया है। फिर भी अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत रहती है तो उस समस्या के समाधान के लिए मैं आप लोगों के साथ हूँ। धन्यवाद।